अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिसेस क्या होते हैं, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं और इनके जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, यही सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये चीज़ें समझने के बाद एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स क्लास 9th ये एक्सरसाइज भी हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं और मैट्रिसेस के अंदर जो रोज़ और कॉलम्स हैं वो किस तरह से लिखी जाती हैं। मैट्रिसेस की यहाँ मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूँगा। जब भी हम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखते हैं किसी भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो जब हम अरेंज करके लिखते हैं वैल्यूज़ को किसी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और किस शक्ल में लिखते हैं, रो की शक्ल में और कॉलम की शक्ल में। तो तब हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स बन जाता है। तो आसान लफ्ज़ों में जब हम वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखते हैं एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रोज़ की शक्ल में या फिर कॉलम की शक्ल में, तो तब हमें एक मैट्रिक्स मिल जाता है। इसकी एक मिसाल भी लिख लेते हैं। मसलन हमारे पास कोई भी वैल्यूज़ हैं, हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जब हम इन वैल्यूज़ को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाता है। ये वैल्यूज़ किसी भी तरह की हो सकती हैं। अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ ये चीज़ लिख दूँ तो ये भी एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर मैं कोई सिंगल वैल्यू लिख दूँ तो ये भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये भी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, तो बाज़ दफ़ा मैट्रिक्स को और ब्रैकेट के अंदर भी लिखा जा सकता है। हम कभी कभी ये भी यूज़ करते हैं, बाज़ों का ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन 9th क्लास में हम ज़्यादातर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी का ही इस्तेमाल करते हैं। मैट्रिक्स क्या होते हैं वो तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स की रो से क्या मुराद है। तो किसी मैट्रिक्स की जो रो है वो असल में ये चीज़ है। मैट्रिक्स के अंदर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो वैल्यूज़ लिखी जाती हैं उसको हम रो कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होगा, मसलन अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये वाला ए बी सी डी ई और एफ, ये कोई भी हमने अपने पास है मैट्रिक्स ले लिया। हॉरिजॉन्टल से मुराद है जब हम वैल्यू को लेफ़्ट से राइट पढ़ेंगे, मतलब इस तरतीब से पढ़ेंगे ए बी सी इस तरह और डी ई और एफ इस तरह जब हम वैल्यूज़ को पढ़ेंगे लेफ़्ट से राइट तो उसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहा जाएगा और उसको फिर हम रो कहते हैं। ये इस मैट्रिक्स की रो नंबर 1 होगी और ये इस मैट्रिक्स की रो नंबर 2। तो आसान लफ्ज़ों में हम रो को यूँ भी कह सकते हैं कि जो रो है हम वैल्यूज़ को पढ़ेंगे लेफ़्ट से राइट की तरफ तो वो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहलाएगा और उसे हम क्या कहेंगे, रो।
जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसकी जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट बनेंगे ए बी एंड सी, ये वाले, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स होंगे, और सेकंड रो के ये वाले बन जाएंगे, वो बन जाएंगे डी ई और एफ। रो के बाद एक और नाम आ जाता है जिसको हम कॉलम कहते हैं। तो कॉलम से क्या मुराद है? ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट था वैल्यूज़ का, कॉलम से मुराद है वर्टिकल अरेंजमेंट। जब हम वैल्यूज़ को वर्टिकली अरेंज करके लिखते हैं। वर्टिकली से मुराद है ऊपर से नीचे वैल्यूज़ को पढ़ना, किसी भी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को टॉप से बॉटम पढ़ना। मसलन अगर मैं ये वाला मैट्रिक्स ले लूँ, यही वाला मैट्रिक्स ए बी सी डी ई और एफ, तो पहले मैंने वैल्यूज़ को लेफ़्ट से राइट पढ़ा था। ऐसे जब हम इसको ऊपर से नीचे पढ़ेंगे इस तरतीब में या टॉप से बॉटम, तो फिर इसे हम कॉलम कहेंगे। ये कॉलम नंबर 1 होगा, ये कॉलम नंबर 2 होगा और ये कॉलम नंबर 3 होगा। मसलन इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट होंगे ए और डी, और उसको हम कॉलम की शक्ल में ऐसे लिखेंगे। अगर सेकंड कॉलम को देखा जाए तो उसके एलिमेंट होंगे बी और ई, और इसको यू लिखा जाएगा। अगर हम थर्ड कॉलम को देखें तो उसके एलिमेंट बनते हैं सी और एफ़, तो थर्ड कॉलम के जो एलिमेंट हैं वो सी और एफ़ बन जाएंगे। तो आसान लफ्ज़ में यूँ समझ लें कि अगर हम वैल्यूज़ को यूँ करके पढ़ते हैं लेफ़्ट से राइट तो वो रो कहलाएगी। वैल्यूज़ को अगर हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे टॉप से बॉटम तो वो कॉलम कहलाएंगी। रो और कॉलम के बारे में जानने के बाद हम देखते हैं कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली क्या होगा उसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद होगी और उसके जो कॉलम्स की तादाद है, यही दो चीज़ें मिलकर उसका ऑर्डर डिज़ाइन करती हैं। तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं किसी भी मैट्रिक्स की उसको m से लिखा जाएगा, इसको हम मल्टीप्लाई या बाई भी कहते हैं। जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं उनको n से लिखा जाएगा, इसको हम पढ़ते हैं m बाई n। तो ये चीज़ उस मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाएगी। मसलन एक मिसाल भी लिख लेते हैं। अगर ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, इसका अगर हम ऑर्डर लिखना चाहें तो अब देखेंगे कि इसकी रोज़ कितनी है। ये रो नंबर 1 है और ये वाली इसकी रो नंबर 2 हो जाएगी। कॉलम अगर हम देखें तो ये इसका कॉलम नंबर 1 होगा और ये इसका कॉलम नंबर 2 होगा। तो जब हम इसके नंबर ऑफ़ रोज़ गिनेंगे, दो रोज़ हैं 1 एंड 2, जिसको हम किससे लिखेंगे m से, तो इसकी दो रोज़ आ जाएंगी। कॉलम्स की तादाद को हम c से लिखते हैं कि कॉलम जो C1 और C2 हैं वो भी 2 होंगे, n से लिखेंगे। तो जो ऑर्डर का फार्मूला बनेगा m बाई n, और जब इनकी कीमतें लगाएंगे तो ये बन जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 उससे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिखे गए हैं इनका हमने ऑर्डर फाइंड करना है कि वो कैसे होगा।
आर्डर फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स का पता होना चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसको कोई भी नाम हम दे सकते हैं, ए भी कह सकते हैं। इसमें अगर देखी जाए तो इसमें 2 रोज़ बनती हैं, एक ये फर्स्ट रो और ये वाली सेकंड रो। तो जो नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इसकी, उसको हम m से लिखते थे, वो 2 बन जाएंगी। और जो इसके कॉलम्स हैं, जिसको हम n से लिखते थे, कॉलम भी इसके 2 बनेंगे, एक ये वाला और एक ये। तो जब ऑर्डर लिखेंगे इसका, ऑर्डर का हमारे पास ये फार्मूला था m/n। तो दोनों की वैल्यूज़ 2 हैं, तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे और यही आंसर हो जाएगा। ऑर्डर में हम इनको मल्टीप्लाई नहीं करवाते, ये एज इट इज़ ही लिखे रहेंगे। इनको मल्टीप्लाई करके हम 4 नहीं लिखेंगे, वो गलत हो जाएगा। इसी तरह फिर सी वाला लिया गया क्वेश्चन, ये भी एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। अगर इसके कॉलम देखें तो वो 2 बन रहे हैं, और अगर रोज़ देखी जाए तो वो इसकी एक ही बनती है। तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो फार्मूला हो जाएगा m/n। m का मतलब होगा रोज़ कितनी है और n का मतलब होगा कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें एक ही रो है और कॉलम इसमें 2 आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। इसी तरह डी पार्ट है, इसका भी ऑर्डर हमने फाइंड करना है, वो कितने हैं। तो ये इसकी रो नंबर 1 है। जब हम इस तरह पढ़ेंगे तो ये इसकी रो नंबर 2 हो जाएगी और ये रो नंबर 3। कॉलम वाइज अगर हम पढ़ें तो ये एक ही कॉलम बनता है 4 0 6। जब हम ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो कॉलम इसका एक ही बनेगा। इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो यही फार्मूला रहेगा m/n। m से मुराद है रोज़ कितनी है, तो इसमें 3 रोज़ आ रही हैं और कॉलम इसमें एक ही आ रहा है, तो इस पूरे मैट्रिक्स का ये ऑर्डर बन जाएगा। इसके बाद फिर ये पार्ट मैंने लिया है f। इस पर अगर देखा जाए तो इसकी एक ही रो में नज़र आ रही है और एक ही इसका कॉलम नज़र आ रहा है। तो इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो वो कुछ यूँ हो जाएगा, एक रो और एक कॉलम, और यही इसका आंसर बन जाएगा। आखिर में h वाला पार्ट लिया गया। इसकी अगर रो हम गिने तो 2 3 4 ये एक रो आ रही है, 1 0 6 ये इसकी दूसरी रो आ रही है। ये इसकी रो नंबर 1 और ये इसकी रो नंबर 2 बन जाएगी। ऊपर से नीचे पढ़ेंगे तो वो कॉलम कहलाएगा। ये कॉलम नंबर 1 3 और 0, ये कॉलम नंबर 2 4 और 6, ये कॉलम नंबर 3। इसका जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो उसका फार्मूला आ जाएगा m/n। m से मुराद है कितनी रोज़ हैं, तो इसमें 2 रोज़ आ रही हैं। n से मुराद है कॉलम्स कितनी हैं, तो हमने देखा इसमें 3 कॉलम्स हैं, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा मैट्रिक्स इक्वल कर दिया गया है इस मैट्रिक्स के, और हमसे ये पूछा जा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू क्या होगी और डी की वैल्यू क्या होगी। और सिर्फ हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो इनकी कंपेयरिंग करवा लेते हैं। कंपेयरिंग का मतलब ये होगा कि यहाँ जो फर्स्ट एंट्रीज़ है ये वाली, वो यहाँ की जो फर्स्ट एंट्री है उसके बराबर हो जाएगी, जिसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, a + c इक्वल होगा 0 के। इसके साथ दूसरी है a + 2b, वो भी यहाँ लिख लेते हैं। a + 2b है वो इक्वल होगा -7 के। इसी तरह c - 1 इक्वल होगा
3 के। यहाँ से हमें सी की वैल्यू मिल रही है, तो -1 को अगर हम वहाँ भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा और सी की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। आखिर में ये रह जाएगा 4D - 6 जो कि बराबर होगा 2D के। यहाँ से हमें D भी मिल रहा है, इस 2D को उठाकर इधर ले आते हैं तो ये माइनस हो जाएगा और -6 को जब हम वहाँ भेजेंगे तो ये +6 हो जाएगा। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2D आ जाएगा और इक्वल टू 6। अब D के साथ जो 2 नंबर लगा हुआ है यहाँ वो मल्टीप्लाई में है, ये 2 जब वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और D की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी 3। अब हमें C और D तो मिल गए, अब A और C बाकी रह गए। इस इक्वेशन को हम नए सिरे से लिखते हैं दोबारा। जो A + C है वो 0 के इक्वल था, C की वैल्यू हमें मिली हुई थी जो कि 4 थी, तो हम यहाँ C की जगह 4 लगा लेते हैं इस जगह, तो हमें A की वैल्यू भी मिल जाएगी। ये 4 जब वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बच गई थी, इसमें से हम B को मालूम कर सकते हैं। ये इक्वेशन यहाँ दोबारा लिख लेते हैं, A + 2B = -7। इस A की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे और यहाँ लिख देते हैं A = -4। -4 जब हम वहाँ भेजेंगे इक्वल के उस तरफ तो ये माइनस है वहाँ जाकर प्लस हो जाएगा। 4 में से जब 7 में से हम 4 निकाल दें तो 3 आ जाएगा और 7 के साथ माइनस का साइन है तो बड़ी रकम 7 है, उसी का साइन यहाँ भी आ जाएगा। ये 2B के साथ मल्टीप्लाई है, तो जब हम इसको वहाँ भेजेंगे तो ये इसके साथ डिवाइड पोजीशन में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इन दोनों की एंट्रीज़ को बराबर करके A की वैल्यू भी मालूम कर ली, B की भी, C की भी और D की भी।